नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। सौतेली नहीं, यशोदा माँ हूँ। अपने कन्हैया को डांटने के लिए यशोदा ने किसी से अधिकार नहीं मांगा था और न ही भरत को प्यार करने के लिए कौशल्या ने केकई से पूछा था। बस कीजिए ये टोका टाकी, आपका क्या अधिकार है हम पर रोक टोक लगाने का। मोहित गुस्से से वसुधा जी पर चीखा तो वो बोली, तुम्हारी माँ हूँ। मगर सौतेली, पीछे से मयंक ने कहा तो वह स्तब्ध रह गई। सौतेली शब्द ने जैसे उनके हृदय में एक तीर चुभा दिया हो। 22 बरस पहले वह कस्बे के नामी जमींदार कैलाश रावल की दूसरी पत्नी बनकर इन बच्चों की मां बन गई थी। उससे पहले उसके ही गांव के एक किसान से उसका विवाह हुआ था। साल भर के अंदर ही हैजे से उसकी मृत्यु हो गई। सास ससुर ने कुलच्छनी अपशकुनी कहकर उसे घर से निकाल दिया। भाई शहर में रहता था, बहन को अपने साथ ले आया, परंतु उसे यह चिंता भी थी कि मेरे बाद इसका क्या होगा। कैलाश से उसकी जान पहचान थी। काम के सिलसिले में एक दिन जब कैलाश उनसे मिलने आए तो उन्होंने कैलाश को वसुधा के बारे में बताते हुए कहा कि मैं इसका फिर से विवाह करना चाहता हूँ, कोई नज़र में हो तो बताना। तब कैलाश जी बोले कि अगर उचित समझो तो मैं वसुधा को अपनी पत्नी बनाने को तैयार हूँ। तुम तो जानते ही हो, पत्नी के स्वर्गवास के बाद से 3-3 बच्चों को संभालने में मुझे कितनी परेशानी हो रही है। कहने को तो वो तीनों 15 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन भाई, गृहिणी बिना घर भी तो भूतों का डेरा ही होता है। खेती से आमदनी इतनी तो हो ही जाती है कि बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बिना औरत के घर। सुनकर वसुधा के भाई ने तनिक भी देरी नहीं की और पहले मुहूर्त में ही बहन का विवाह करके उसे कैलाश जी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में कैलाश जी ने पत्नी को अपने घर परिवार और बच्चों की पसंद नापसंद की पूरी जानकारी दे दी थी। तभी वसुधा जी ने पति से वचन ले लिया था कि हम और संतान को पैदा नहीं करेंगे। मोहित, मयंक और मुदिता ही हमारी संतान रहेंगी। तब कैलाश जी उनसे बोले थे कि तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गया। कैलाश जी का घर एक ही तल्ले का था, लेकिन बहुत खुला खुला था। उस वक्त उनकी बहन यानी बच्चों की सरिता बुआ आई हुई थी। उन्होंने ही अपनी भाभी का स्वागत किया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने बच्चों के कानों में नई माँ के बारे में इतना जहर उड़ेल दिया था कि वसुधा और बच्चों के बीच दूरियां बनी रहे और वह अपनी रोटियां सेकती रहें। वसुधा ने अपने व्यवहार और विचार से पति का मन तो जीत ही लिया, साथ ही कामगारों के हक में भी अपनी जगह बना ली थी और उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन बच्चों के मन में भी अपनी जगह बना लेंगी। पास पड़ोस के लोग भी उसे वसुधा जी कहकर पुकारने लगे थे। मोहित और मयंक कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहते थे, लेकिन अपने बेटों की हरकतें देखते हुए कैलाश जी ने मना कर दिया। तब वसुधा जी ने ही उन्हें समझाया कि समय के साथ चलने में ही समझदारी है, हमें बच्चों पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। दोनों ने पहली बार उन्हें नई माँ न कहकर थैंक यू माँ कहा था। साल भर बाद बेटी मुदिता ने भी शहर के कॉलेज से बीएससी करने की इच्छा जाहिर की। तब भी कैलाश ने लड़की जात है, ज़्यादा पढ़कर क्या करेगी जैसी अटकलें लगाई थी, लेकिन वसुधा जी तो हार मानने वाली थी नहीं। पति को मना लिया और खुद बेटी के साथ जाकर उसे हॉस्टल में जगह दिलवाया था। बच्चों के शहर चले जाने के बाद उसने पति के काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया, जिससे कैलाश जी को बहुत राहत मिली। उनकी उम्र भी हो रही थी। सोचते थे कि मेरे न रहने पर वसुधा को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया। पढ़ाई खत्म करके दोनों भाइयों ने पिता की मदद से वहीं पर अपना एक कारोबार शुरू किया। पहले तो घाटा हुआ। पैसा डूबते देख कैलाश जी भड़क उठे, बोले, चुपचाप वापस आकर मेरे काम में हाथ बटाओ। वसुधा जी फिर अपने बेटों के लिए पति के सामने खड़ी हो गई। भाई के गहने बेचकर बेटों को पैसे दिए थे उन्होंने। माँ थी ना, अपने बच्चों को तकलीफ में कैसे देख सकती थी। माँ का आशीर्वाद मिला तो उनके कारोबार में तरक्की होने लगी। मुदिता की फाइनल परीक्षा खत्म होते ही कैलाश जी ने अपने बैंक कर्मी मित्र के सीए बेटे के साथ बेटी का विवाह कर दिया। साल बीतते बीतते मोहित मयंक की भी एक ही घर की 2 बेटियों के साथ विवाह कराकर वे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। मुदिता एक बेटे की माँ बन गई और बहू ने भी उन्हें पोते पोतियों का मुंह दिखा दिया। एक दिन कैलाश जी पत्नी से बोले कि बेटे बहू तो बुलाते नहीं, हम ही चलकर उनसे मिलाते हैं। वसुधा जी तो बहुत खुश हो गई, तुरंत चलने की तैयारी करने लगी। काम निपटाकर पति को दूध दे आई, कहा पी लेना, बच्चों के लिए जरा मिठाई रख लेती हूँ। कहकर वे रसोई में चली गई और वापस आकर देखा तो कैलाश बिना दूध पिए और चश्मा हटाए ही सो गए थे। सब व्यवस्थित करके वो भी सो गई। सुबह उठकर देखा तो वसुधा जी चकित रह गई। कैलाश जी रात में जिस मुद्रा में थे अभी भी। हे भगवान, उन्होंने उनकी नब्ज टटोली तो मुंह से चीख निकल गई। हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो बिना कुछ कहे अपने आंखें मूंद ली। कहते हुए वसुधा जी रोती जा रही थी। बच्चे आए, कुछ दिन साथ रहकर चले गए और फिर वो और उनके पति की याद। करीब 6 माह बाद मोहित आया और माँ से बोला कि यहाँ आप अकेली क्या करेंगी, हमारे साथ रहिए, बच्चे आपको बहुत याद करते हैं।
पुत्र मोह के आगे उन्होंने साथ चलने के लिए सहमति दे दी। प्रश्न घर और कामकाज का था तो मोहित बोला कि आधे घर में किराया लगा देते हैं और खेती के लिए 1-2 आदमी रख देते हैं। फिर मैं और मयंक तो आते जाते ही रहेंगे। शहर आकर कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, फिर वही होना जैसे सब घरों में होता। घर के काम के लिए बाई उनकी मदद करती, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। पिता के रहते तो किसी ने मुंह पर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो बेटे का क्या, बहू भी बेलगाम थी। बाई उनसे कहती, आप उनकी माँ हैं, ऐसा कैसे बोल देते हैं, तो वह हंसकर टाल जाती। वसुधा जी का पोता यश और पोती महक अब टीनेजर हो रहे थे। इस उम्र में परिवर्तन होना और कुछ नया करने की इच्छा होना तो स्वाभाविक है। उन्होंने देखा यश छिपकर सिगरेट पीता था और महक भी देर रात तक घर वापस आती। वे कुछ पूछते और समझाने का प्रयास करती तो दोनों ही उन्हें झिड़क देते। एक दिन वे शाम की कीर्तन करके मंदिर से वापस आ रही थी तो उनकी नज़र महक पर पड़ी, जो एक लड़के के साथ जा रही थी। उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा तो उनके पीछे जाने लगी। दोनों अपनी मस्ती में थे, तभी लड़का महक के साथ कुछ गलत व्यवहार करने लगा। महक ने मना किया तो वह जबरदस्ती करने लगा। महक उसके आगे कमजोर पड़ने लगी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी साड़ी का आंचल अपनी कमर में खोसा और उस लड़के पर टूट पड़ी। वह लड़का तो भौचक रह गया। पिटते हुए पूछा, आखिर आप हैं कौन? वह गैरत, मैं महक की दादी हूँ, कहते हुए उन्होंने पोती को अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे को अपने पंखों के अंदर समेट लेती है। दादी का सहारा मिलते ही महक फूट फूट कर रोने लगी। वसुधा जी उसे चुप कराती हुई बोली, अब से बेटा संभल कर रहना और घर में किसी को कुछ मत कहना, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ दादी, उसने अपनी दादी को कसकर पकड़ लिया था। यही सब देखकर वसुधा जी ने दोनों बेटों से बस इतना ही कहा था कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो अपने काम से थोड़ा समय निकालकर बच्चों पर भी ध्यान दे। तो मोहित ने उन्हें क्या अधिकार है आपका, सौतेली तक कह दिया। वे तैश में आ गई और बोली, तुम्हारी माँ होने का अधिकार तो मुझे उसी दिन मिल गया था जब तुम्हारे पिता ने मेरी मांग में सिंदूर डाला था। उनके न रहने पर भी मैं तुम्हारी माँ ही रहूंगी और गलती करने पर तुम्हें डांटने का अधिकार मुझे हमेशा रहेगा। रही बात सौतेले की तो सुनो, अपने कन्हैया को डांटने के लिए यशोदा ने किसी से अधिकार नहीं मांगा था और न ही भरत को प्यार करने के लिए कौशल्या ने केकई से पूछा था। कहते कहते उनकी सांस तेज चलने लगी। बोली, घर में क्या होता है तुम लोगों को कुछ पता भी है? हमारी बच्ची। दादी आप बैठिए। महक ने अपनी दादी को सोफे पर बिठाकर पानी पिलाया और मोहित से बोली, डैडी कल शाम को मैं। उसने पूरी बात बताकर कहा कि कल अगर दादी समय पर ना आती तो। वह रोने लगी। बेटे हतप्रभ थे और बहुएं शर्मिंदा। उन्होंने वसुधा जी के पैर पकड़ लिए और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। अगली सुबह दोनों बेटे काम पर जाने की तैयारी करने लगे। बहुएं पति और बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी और बच्चे वे तो दादी को घेर कर पूछने लगे, दादी आपने फाइटिंग कैसे सीखी, हमें भी बताइए। तभी मयंक का छोटा बेटा कृष दादी की गोद में बैठते हुए अपनी तोतली आवाज में बोला, दादी मैं तो ना अपनी गन से थप को उला दूंगा। फिर तो घर में ठहाके गूंजने लगे। तभी सरिता बुआ आई। बहुओं को किचन में देखकर कहने लगी, आखिर है तो तुम्हारी सौते। उनकी बात पूरी हो पाती उससे पहले ही मयंक ने उन्हें ट्रेन का टिकट थमा दिया और बोला, बुआ आइए आपको स्टेशन छोड़ाता हूँ। सरिता बुआ ने अपनी दाल नगलते देख पतली गली से निकल जाना ही उचित समझा। दोस्तों, इंसान के जीवन में रिश्ते गहरे सिर्फ खून के ही नहीं होते, बल्कि रिश्तों में अगर प्यार, समर्पण और अपनापन हो तो कोई भी रिश्ता सौतेला नहीं होता। उम्मीद है कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहिए।